ये फिफ्थ यूनिट है आज। भविष्य कथन एवं अनुमान, प्रतिगमन, प्रतिगमन समीकरणे तथा भविष्य कथन। प्रतिगमन समीकरण तथा भविष्य कथन। हाँ, देखिए, प्रतिगमन समीकरण का मतलब है रिग्रेशन इक्वेशन या एनालाइज। ब्रैकेट में लिख लो, रिग्रेशन इक्वेशन या एनालाइज। आपको इंग्लिश में ढूंढने में सहायता मिलेगी। यह वह रेखा है जो संतति एवं माता पिता की ऊंचाई को व्यक्त करती है। प्रतिगमन रेखा कहलाती है। यह वह रेखा है जो संतति एवं माता पिता की ऊंचाई को व्यक्त करती है। प्रतिगमन रेखा कहलाती है। प्रतिगमन शब्द का सबसे पहले उपयोग आनुवांशिकता के संदर्भ में किया गया। फ्रांसिस गाल्टन ने इसका उपयोग किया था सबसे पहले। लिख लो इसको। किसी प्रकार के दिए गए आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित करके अनुमान द्वारा भविष्य ज्ञात करने की युक्ति को जिस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे प्रतिगमन समीकरण कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं। किसी प्रकार के दिए गए आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित करके अनुमान द्वारा भविष्य ज्ञात करने की युक्ति को जिस समीकरण से ज्ञात किया जाता है उसे प्रतिगमन समीकरण कहते हैं। इसमें इसके साथ ही दे रखा है सब टॉपिक भविष्य कथन। इसको ब्रैकेट में लिख लो। और क्या कहते हैं इसको? अनुमान की प्रमाणिक त्रुटि। जब प्रतिगमन समीकरण द्वारा किसी गणना से कोई भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है तो वह भविष्यवाणी किस सीमा तक शुद्ध है या परिशुद्ध है, इस शंका के समाधान के लिए भविष्यवाणी की उत्तमता का सूचकांक या इंडेक्स चाहिए। यही सूचकांक या यही सूचनांक प्रमाणिक त्रुटि या भविष्य कथन कहलाता है। इसको जो ज्ञात करने की विधि है मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है। दोबारा रिपीट तो नहीं करना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी का छूट गया। जब प्रतिगमन समीकरण द्वारा किसी गणना से कोई भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है तो वह भविष्यवाणी किस सीमा तक परिशुद्ध है, इस शंका के समाधान के लिए हमें भविष्य की उत्तमता का सूचनांक यानी इंडेक्स चाहिए। यही सूचनांक प्रमाणिक त्रुटि या भविष्य कथन कहलाता है। अगला क्या टॉपिक है मनोज जी? नेक्स्ट टॉपिक है मध्यमान की सार्थकता। और पढ़ो आगे, क्योंकि अकेला टॉपिक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे इसमें। हाँ, मध्यमान की सार्थकता, दो समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता, उसमें भी फिर क्रांतिक अनुपात परीक्षण तथा टी परीक्षण। ये काई परीक्षण भी होगा एक जो। काई परीक्षण भी है। हाँ, ये काई परीक्षण तक एक ही टॉपिक है आपका। ये ये पूरा मध्यमान की सार्थकता में ही आएगा ये सारा।
एक टॉपिक है मध्यमान की सार्थकता, दो समूह के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता, क्रांतिक अनुपात परीक्षण, टी परीक्षण, काईवर परीक्षण। काई परीक्षण तक ये टेक्निक है मध्यमान की सार्थकता को ज्ञात करने की। काई परीक्षण, क्रांतिक परीक्षण, ये एक्सपेरिमेंट मध्यमान की सार्थकता को ज्ञात करता है। ठीक है, मध्यमान की सार्थकता, द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन। आंकड़ों द्वारा निकाले गए मध्यमान का मान प्रमाणिक त्रुटि से तुलना किया जाता है। आंकड़ों द्वारा निकाले गए मध्यमान का मान प्रमाणिक त्रुटि से तुलना किया जाता है, तभी मध्यमान की सार्थकता ज्ञात होती है। मध्यमान की सार्थकता दो प्रकार के सैंपल द्वारा तुलना से होती है। कौन से दो प्रकार के सैंपल हैं? एक तो लार्ज सैंपल है, जिसमें यदि n 30 से बड़ा हो तो, जो आप पिछली क्लास में n बताया ना, n यदि 30 से बड़ा हो तो लार्ज सैंपल में आता है। फिर होता है स्मॉल सैंपल, यदि n 30 से कम हो तो स्मॉल सैंपल में आएगा। यानी ये जो स्मॉल और लार्ज सैंपल है, यही बाद में क्रांतिक अनुपात विधि और काई एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे। तो दो समूह के मध्यमानों की सार्थकता आपके टॉपिक में दे रखा है, मनोज जी ने बताया। दो समूह के मध्यमानों की सार्थकता। ठीक है, छोटे आकार के दो प्रतिदर्शों के माध्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर की सार्थकता का परीक्षण। द्वारा बोल देता हूँ। छोटे आकार के दो प्रतिदर्श के माध्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर की सार्थकता का परीक्षण। इसका अर्थ यह जानना है कि दोनों प्रतिदर्श माध्यों में अंतर सार्थक है या नहीं है। ये क्यों किया जाता है मध्यमानों की सार्थकता? दो प्रतिदर्शों के माध्यों के बीच जो डिफरेंस है वो ठीक है या नहीं है, या अर्थहीन है, ये जानने के लिए मध्यमानों की सार्थकता की गणना की जाती है। मध्यमान की सार्थकता ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं। नंबर एक विधि जो आपके सिलेबस में दी हुई है, क्रांतिक अनुपात परीक्षण। ब्रैकेट में लिखो, इसको क्या बोलते हैं? टी टेस्ट, कैपिटल टी टेस्ट, पब्लिक स्टूडेंट स्मॉल टी टेस्ट। लिखो स्टूडेंट टी टेस्ट, इस नाम से भी मिल जाएगा आपको बुक्स में। नंबर दो होता है एफ टेस्ट, कैपिटल एफ डैश टेस्ट, इसको बोलते हैं फिशर एफ टेस्ट। नंबर तीन होता है जेड टेस्ट, पब्लिक फिशर जेड टेस्ट। तो जो आपके सिलेबस में है, नंबर एक क्रांतिक अनुपात परीक्षण डालिए। यह टेस्ट स्वतंत्र तथा सह संबंधित समूह के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह टेस्ट स्वतंत्र तथा सह संबंध समूह के लिए, कोरिलेटिव जो ग्रुप उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे अनुपात यानी रेशियो भी कहा जाता है। वास्तव में अनुपात या टी रेशियो दो माध्यों के अंतर तथा इस अंतर के मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर का एक अनुपात होता है। देख लिया?
इसका उपयोग सबसे पहले स्टूडेंट के समूह पर किया गया था, इसलिए इसे स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दो जनगणनाओं के वर्षों के दो जनगणनाओं के वर्षों में जनगणना वृद्धि अथवा जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंक्रीजमेंट, इनके अंतर को इसी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं सूत्र में। टी टेस्ट की विधि, इसकी विधि में सबसे पहले शून्य परिकल्पना, तो इमेज भेजी गई होगी। इसकी विधि में सबसे पहले शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस की जाती है। तो एक हल्का सा सब हेडिंग डालो, नल हाइपोथेसिस या एक शून्य परिकल्पना। जैसे मैथ में मानते थे ना, मान लिया इसका उत्तर ये और उसको बाद में प्रूफ करते हैं हम, ये उत्तर है या नहीं है। सेम चीज नल हाइपोथेसिस, हम पहले मान लेते किसी चीज को, हम मान लेते हैं इसके दिव्या और प्रीति के बीच सार्थक संबंध है या नहीं है, ये हम पहले मान लेंगे, फिर इसको हम प्रूफ करेंगे। तो जो एक आपको एक सारणी मिलेगी लास्ट में ना, या क्वेश्चन में लिखा होता है सारणी का मान, उस मान से कैलकुलेट करते हैं आंसर। उसके लिए हम पहले मान लेते हैं ये कांतिक अनुपात निकालने के लिए। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस का सहारा लेकर अध्ययनकर्ता प्रतिदर्शों के सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा यह परीक्षण करता है कि दोनों प्रतिदर्शों से प्राप्त मध्य मानों में कोई अंतर विद्यमान है या नहीं। द्वारा बोल, नल हाइपोथेसिस का सहारा लेकर कोई अध्ययनकर्ता प्रतिदर्शों के सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा यह परीक्षण करता है कि दोनों प्रतिदर्शों से प्राप्त मध्य मानों में कोई अंतर विद्यमान है या नहीं। इसमें सामान्यतः 5% के साथ सार्थकता स्तरों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि 30 से अधिक छोटे या 20 से कम प्रतिदर्शों में यह मान अलग अलग हो जाता है। इसके लिए एक सारणी दी गई होती है जो एग्जाम में भी मिलती है, या क्वेश्चन में भी लिख के दे देगा कि सारणी का मान इतना है, या बुक के बिल्कुल बैक साइड में होगी कांतिक अनु परीक्षण की सारणी दी हुई होगी। टी टेबल देते हैं उसको। यदि टी का मूल्य सारणी के मूल्य से कम या बराबर है तो शून्य परिकल्पना सत्य होती है। अर्थात दो मध्य मानों के बीच अंतर सार्थक नहीं होता। मान या वैल्यू के अधिक होने पर परिकल्पना को सार्थक माना जाता है, जो टेबल में वैल्यू दी गई है। अब नंबर 2 है आपका काई वर्ग परीक्षण। ब्रैकेट में लिखो, काई को इसमें क्या बोलते हैं? CHI स्क्वायर, SQUARE।
इसे ग्रीक भाषा के अक्षर x का वर्ग करके यानी x स्क्वायर द्वारा लिखते हैं। यह परीक्षण हमें बताता है कि वास्तविक तथा प्रत्याशित आवर्तियों में प्राप्त होने वाला अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं है। यह परीक्षण हमें बताता है कि वास्तविक तथा प्रत्याशित आवर्तियों में प्राप्त होने वाला अंतर महत्वपूर्ण है या नहीं है। देखिए, वास्तविक जो आपको लिस्ट दी गई होगी ना, डेटा वहां दिया गया होगा एग्जाम में, उसको एफओ बोलते हैं, स्मॉल एफओ। और जो प्रत्याशित डेटा दिया गया होगा उसको स्मॉल एफ ई बोलते हैं। ये आप याद करने के लिए लिखिए। ये जो आपने शाम भेजा था इसमें है भी दिया हुआ, ये है ना, काई स्क्वायर परीक्षण, हाँ, दिया हुआ होगा। फॉर्मूला बना हुआ है एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर एफ ई। यही अपॉन एफ ही होगा, बस लास्ट में भाग देनी होगी। काई वर्ग एक ऐसा अप्राचलिक सांख्यिकी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है। काई वर्ग एक ऐसा अप्राचलिक सांख्यिकी या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है जिसका प्रयोग कई तरह की परिस्थिति में विभिन्न उद्देश्यों के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। काई वर्ग के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज या अनुपात यानी प्रपोर्शन या प्रतिशत के रूप में आंकड़े दिए गए। या इन रूपों में उन्हें बदला जा सके, ऐसे आंकड़े दिए गए, तभी काई स्क्वायर परीक्षण संभव है। इसमें दो तथ्यों में तुलना की जाती है। नंबर एक, प्रत्याशित, जो मैंने अभी बोला, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड बोलते हैं प्रत्याशित, जिसमें एक्सेप्टेड। और नंबर दो, अनुमानित। काई वर्ग की प्रक्रिया, इसको हल कैसे करें, ये मेन सवाल है। तो इसको 3 चरणों में हल किया जाता है। नंबर एक, शून्य परिकल्पना लिखनी होती है। कैसे लिखते हैं उसको हल करने से पहले, जैसे आप उत्तर डालोगे तो शून्य परिकल्पना लिखोगे। काई वर्ग की गणना हेतु सर्वप्रथम यह परिकल्पना की जाती है कि वास्तविक आवर्तियों व प्रत्याशित आवर्ती के बीच कोई अंतर नहीं है, अर्थात वह शून्य है। सबसे पहली लाइन में आप ये लिखेंगे जब आंसर डालें। उसके बाद काई वर्ग के मान की गणना करेंगे। इसका सूत्र एक्स स्क्वायर से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, ब्रैकेट लगाओ बड़ा, फिर लिखो एफ ओ माइनस एफ ई, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, अपॉन एफ ई, और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दो। ये इसका फॉर्मूला है। एफ ओ का मतलब होता है प्राप्त आवर्तियां जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, यानी ऑब्जर्व, लिख लो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी।
एफओ का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो आपको आंसर क्वेश्चन में मिलेंगी पहले से। फिर एफई आपको बनाना होगा। एफई को बोलते हैं प्रत्याशित आवृत्ति, यानी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जब इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी तो नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे, परिकल्पना परीक्षण, इसके आंसर। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर की गणना के बाद प्राप्त मान या वैल्यू की तुलना एक्स स्क्वायर टेबल के मान से एक विशेष सार्थकता स्तर पर की जाएगी। आपको टेबल मिलेगी, एक्स स्क्वायर टेबल होती है, या आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी लिख देगा, टेबल में दिया गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना है इस सवाल के लिए। तो उससे आप कैलकुलेट करोगे इसको कि ज्यादा आया कम आया, आपका आंसर क्या आया। यदि वैल्यू सारणी से कम होने पर शून्य परिकल्पना निरस्त हो जाती है, फिर आप क्या लिखोगे, हमारे उत्तर में मान यह आया और एक्स स्क्वायर टेबल का मान ये है। यदि ये मान कम होगा तो शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हो जाएगी। आप आंसर में लिखोगे शून्य परिकल्पना निरस्त हुई। सार्थकता स्तर कुछ भी हो सकता है, परंतु व्यवहार में 1% से 5% की सार्थकता का स्तरीय उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका आंसर आएगा ना, वो टेबल से 1% या 5% के बीच में आएगा उस वैल्यू के। इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्शों की संख्या 50 से अधिक होनी चाहिए। यानी n यदि 30 है तो कांतिक अनुपात लगाना है, टोटल n जोड़ के देख लेना। n यदि 50 से अप है तो आपको काई स्क्वायर परीक्षण लगा देना है। काई स्क्वायर परीक्षण आसान है हल करना, वो कांतिक टफ है। उदाहरण के लिए, जैसे 300 छात्रों पर कोई प्रयोग करना है, तो प्रयोग के लिए मान लें उन 300 छात्रों में से 150 ने तो सहमति दिखाई कि हाँ जी हम प्रयोग को तैयार, और 50 ने मना कर दिया है असहमति, और जो न्यूट्रल रहे, ना इधर ना उधर, वो 100 मान। तो हमारी ये क्या बन गई, ये आपकी एफ ही बन गई जो दी हुई है। यानी 3n क्या हो गया, 300 हो गया, और हमने एफ ही जो क्वेश्चन में दे दी। एग्री स्टूडेंट 150, डिसएग्री 50 और न्यूट्रल आपके 100। तो ये प्रत्याशित आवृत्तियां हुई। अब प्रयोगकर्ता अनुमान के तौर पर अपना एक ग्रुप बनाएगा 100 100 100 का, 3 श्रेणियां बनाएगा। अब इन दोनों का अंतर जो पहले क्वेश्चन में दी गई है और जो आपने बनाया 100 100 100 का, ये एक्स स्क्वायर से ज्ञात होगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। एक दी गई होगी, एक आपको बनानी होगी। इसको 9 स्क्वायर टेबल भी बोलते हैं। तो ये आप क्वेश्चन में कॉलम देखोगे, 9 कॉलम बने हुए होंगे एग्जाम में भी। एक कॉलम बना के दे देगा वो क्वेश्चन को, तो 9 स्क्वायर टेबल भी, 9 स्क्वायर भी कहते हैं। एफओ टेबल या 9 स्क्वायर टेबल दी हुई होती है, बुक के पीछे दी हुई होगी। उसमें वैल्यूज लिखी होती हैं, आपको अपने आंसर से उनको मैच करना है, उन वैल्यूज को। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? अगला टॉपिक है प्रसरण विश्लेषण, एक दिश एक मार्गीय प्रसरण विश्लेषण। इसमें शायद एक ही टॉपिक है ना? ये थ्योरी का टॉपिक है। अगर न्यूमेरिकल समझ में ना आए इसको उड़ा देना, इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि आधे घंटे में आप थ्योरी लिख दोगे, आधे घंटे में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। सोल्व वो कर पाएगा जिसने एक एक
न्यूमेरिकल के 50-50 क्वेश्चन सोल्व किए यहाँ घर पे, तब उसको याद आ जाएगा। ये बड़ा टफ नाम दिया, इतना हल्का सा नाम है बुक्स में, इतना कठिन दिया। ये प्रसरण विश्लेषण, एक दिश एक मार्गीय प्रसरण विश्लेषण है, ऐसा करके यही है। ब्रैकेट में लिखो अनोवा, ANOVA, यानी इसको क्या बोलते हैं, अनोवा से मिल जाएगा बुक में आप, इसे अनोवा कहते हैं, ANOVA, V फॉर विक्ट्री। इसका विस्तृत रूप क्या है, एनालाइज ऑफ वेरिएंस, VARIANCE, क्या बोलते हैं इसको, एनालाइज ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण है प्रसरण विश्लेषण। एनालाइज ऑफ वेरिएंस का हिंदी रूपांतरण है प्रसरण विश्लेषण। एनोवा एक ऐसा सांख्यिकीय परीक्षण है, यानी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसके द्वारा शोधकर्ता दो या दो से अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच करता है। दोबारा बोल देता हूँ, एनोवा एक ऐसा सांख्यिकीय या स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसके द्वारा शोधकर्ता दो या दो से अधिक समूहों के माध्यों के अंतर की सार्थकता की जांच करता है। इसका उपयोग R.A. फिशर ने किया था। हमने अभी लिखा ना शुरू में, फिशर टेस्ट 3 प्रकार का, तो उसमें से एक ये है, बट ये न्यूमेरिकल बेस नहीं है, ये थ्योरेटिकल बेस। R.A. फिशर ने किया था। इसे F अनुपात या F रेशियो या F परीक्षण या F टेस्ट भी कहते हैं। इतने नाम से बुक में मिल जाएगा, F अनुपात या F रेशियो या F परीक्षण या F टेस्ट भी कहते हैं। प्रसरण विश्लेषण को स्वतंत्र चरों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, साधारण प्रसरण विश्लेषण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नंबर 2, जटिल प्रसरण विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जो नंबर 1 है, साधारण प्रसरण विश्लेषण, इसी को क्या बोलते हैं, एक मार्गी प्रसरण, जो आपके सिलेबस में दिया है। साधारण प्रसरण विश्लेषण को एक मार्गी प्रसरण यानी वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा लिखें। इसे एक मार्गी प्रसरण, ब्रैकेट में लिखिए, वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनोवा भी कहते हैं। इसका उपयोग तब होता है जब प्रतिदर्श यानी सैंपल का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यादृच्छिक यानी रैंडमली, किसी एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर विभिन्न समूहों में हुआ। ये दोबारा बोल देता हूँ, किसी का छूट गया हो।
इसका उपयोग तब होता है जब प्रतिदर यानी सैंपल का विभाजन यादृच्छिक यानी रैंडमली किसी एक स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर विभिन्न समूहों में हुआ। क्योंकि यहाँ वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का आधार एक ही स्वतंत्र चर होता है, इसलिए इसे एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण या एक मार्गी प्रसरण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, बाह्य प्रसरण बिटवीन और अमंग वेरिएंट्स, बी फॉर बैट बिटवीन या अमंग AMONG वेरिएंट्स। नंबर 2 आंतरिक प्रसरण विद इन WITHIN विद इन वेरिएंट्स। नंबर 1 लिखो बाह्य प्रसरण। बाह्य प्रसरण को समूह के बीच का या बड़ा प्रसरण भी कहते हैं। बाह्य प्रसरण को समूह के बीच का या बड़ा प्रसरण भी कहते हैं। यह ऐसा प्रसरण है जिसमें सभी समूहों के स्कोर के आधार पर माध्य से प्रत्येक समूह के माध्य की भिन्नता का पता चलता है। यह दोबारा बोल देता हूँ, यह प्रसरण इस प्रकार का प्रसरण है जिसमें सभी समूहों के स्कोर के आधार पर माध्य से प्रत्येक समूह के माध्य की भिन्नता का डाइवर्सिटी का पता चलता है। नंबर 2 है, क्या बोला मैंने? नंबर 2 आंतरिक प्रसरण। ये आंतरिक प्रसरण वह है जिसमें प्रत्येक समूह में पाए जाने वाले प्राप्तांकों की औसत भिन्नता यानी एवरेज वेरिएबिलिटी व आंतरिक प्रसरण का पता चलता है। यानी प्रत्येक समूह में पाए जाने वाले प्राप्तांकों की औसत भिन्नता एवरेज वेरिएबिलिटी व आंतरिक प्रसरण का पता चलता है। इसे छोटा प्रसरण यानी स्मॉल वेरिएंस भी कहते हैं। जी मनोज जी, आपका सिलेबस समाप्त। जितनी कोशिश मुझसे हो पाई है अच्छे से उतनी मैंने की है। देखो क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कह नहीं सकता। ये लास्ट की यूनिट देखने में तो छोटी सी लग रही थी, पर लंबी ये भी काफी निकली। नहीं, मुझे लगा काफी लंबी है वो, काफी लंबी है वो। देखने में उसके अंदर ये नल हाइपोथेसिस वगैरह लिखी जाती है, उसने वो दी नहीं है। हाँ, वो नहीं थी इन्होंने। वो लिखना जरूरी होता है, उसके बिना तो सोल्व ही नहीं होगा कुछ। आपने अगर आंसर कैलकुलेट कर दिया, सही कर दिया, बट शुरू की पहली लाइन में नल हाइपोथेसिस आप लिखना भूल गए, तो उसको कट कर देगा वो। हाँ, ये लिखना जरूरी है। वो लिखना कंपलसरी होता है। परिकल्पना यह की जाती है कि अगर आपने आंसर लिख लिया, फॉर्मूला लगा दिया, सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, आप पहली लाइन लिखना भूल गए ऊपर सबसे, तो वो मानेगा नहीं उसको, वो उसको कैंसिल कर देगा। सलाह मेरी यही होगी, जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो न्यूमेरिकल की, वही जाके सोल्व करें। जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना न्यूमेरिकल में, उसको हाथ ही मत लगाना है उधर एग्जाम। क्योंकि मोस्टली कैसे देता है न्यूमेरिकल, आप ही अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि मीन मीडियन मोड में से कोई भी एक चीज दे देगा कि इस क्वेश्चन का मीन हल करो, बट ऐसे नहीं देगा। एक सवाल दे देगा,
इस प्रश्न का मीन हल करें। इस विधि से स्टैंडर्ड डेरिवेशन यानी आपका एसडी निकालें और इस विधि से मध्यांक की गणना करें। एक ही सवाल में 3 लगा दें। ऐसे सीधा सीधा नहीं देगा, कोई भी निकाल के रख देगा वो उधर। तो मीन मीडियन मोड निकालने में क्या है, कोई भी निकाल देगा। बट वो एक सवाल में 3 अलग चीजें पूछ लेगा, यानी आपको 3 सॉल्व करवाएगा वो एक ही सवाल में। तो जब जाके कठिन हो जाएगा। हाँ, ग्राफ वगैरह आ गया बनाने को तो बना देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइप के ग्राफ्स हैं। तो मनोज जी, और क्या चल रहा है सिलेबस में? हो गया आपका सारा पूरा थर्ड